दोस्तों नमस्कार। इलेक्ट्रिकल लर्न यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो के अंदर हम ट्रांसफार्मर को डिटेल में समझने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा कि ट्रांसफार्मर के ऊपर जो नेम प्लेट लगी होती है उसका क्या मतलब होता है। उसके बाद हम जानेंगे कि ट्रांसफार्मर के अंदर जो पार्ट्स होते हैं उन सभी पार्ट्स का क्या क्या उपयोग होता है और पार्ट्स क्यों लगाए जाते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि ट्रांसफार्मर के अंदर एनजीआर क्यों लगाया जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे कि ट्रांसफार्मर के अंदर जो ऑयल होता है उस ऑयल की टेस्टिंग किस तरीके से करी जाती है और ऑयल फिल्ट्रेशन क्या होता है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ट्रांसफार्मर के अंदर पीआरवी और पीआरडी कहाँ पे लगाए जाते हैं और इनका क्या उपयोग होता है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो के अंदर हम काफ़ी सारी चीज़ें ट्रांसफार्मर के बारे में जानने वाले हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। अब बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ट्रांसफार्मर की नेम प्लेट के बारे में बात कर लेते हैं कि नेम प्लेट्स पे कौन कौन सी डिटेल लिखी होती है। जैसा कि ट्रांसफार्मर की नेम प्लेट के ऊपर बहुत सारे पैरामीटर्स, बहुत सारी चीज़ें दी हुई होती है। इन सारे पैरामीटर्स का क्या क्या मतलब होता है, इन पैरामीटर से हम ट्रांसफार्मर की केवीए रेटिंग कैसे निकाल सकते हैं, इसके अंदर प्राइमरी साइड में कितना करंट फ्लो होगा या फिर सेकेंडरी साइड में कितना करंट फ्लो होगा, वो सारी चीज़ें कैसे पता कर सकते हैं, और ट्रांसफार्मर में अलग अलग पैरामीटर का क्या क्या मतलब होता है, वो सारी चीज़ें हम डिटेल में जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो फ्रेंड्स इस वीडियो पर आप बने रहिए, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आप समझ सकें कि ट्रांसफार्मर के अंदर जो पैरामीटर होते हैं उनका क्या क्या मतलब होता है। तो फ्रेंड्स अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रांसफार्मर के अंदर कूलिंग का कौन सा मेथड यूज किया हुआ है, वो यहाँ पर दिया हुआ है। जैसा कि यहाँ पर ONAN लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ऑयल नेचुरल और एयर नेचुरल, इन दोनों से ट्रांसफार्मर की कूलिंग हो रही है। उसके बाद ट्रांसफार्मर की यहाँ पर केवीए रेटिंग दी गई है। जैसा कि यह ट्रांसफार्मर जो है 5000 केवीए का है, यानी 5 MVA का यह ट्रांसफार्मर है। इसके बाद ट्रांसफार्मर की यहाँ पर वोल्टेज रेटिंग दी गई है। ट्रांसफार्मर के अंदर जैसा कि आपको पता ही है 2 वाइंडिंग होती है, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग। तो यहाँ पर प्राइमरी वाइंडिंग में कितना वोल्टेज रहेगा और सेकेंडरी वाइंडिंग में कितना वोल्टेज रहेगा वो यहाँ पर दिया हुआ है। उसी के साथ प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर कितना करंट रहेगा और सेकेंडरी में कितना करंट रहेगा वो भी यहाँ पर दिया हुआ है। जैसा कि यहाँ पर जो ST ट्रांसफार्मर है, इसकी प्राइमरी के अंदर 33,000 वोल्टेज होना चाहिए और LV साइड के अंदर 6600 वोल्ट होना चाहिए, यानी 6600 वोल्ट सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर होना चाहिए। इसी के साथ प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर जो फुल लोड करंट की कैपेसिटी है वो 87.5 एम्पियर है और सेकेंडरी के अंदर जो फुल लोड करंट की कैपेसिटी है वो 437.4 एम्पियर है। अब मान लीजिए कि हमारे पास कोई ट्रांसफार्मर है, उस ट्रांसफार्मर के हमें करंट रेटिंग और वोल्टेज रेटिंग पता है, तो उससे हम ट्रांसफार्मर की केवीए रेटिंग कैसे निकाल सकते हैं उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर हमने जो ट्रांसफार्मर लिया है, इसकी जो केवीए रेटिंग है यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि 5000 केवीए का ट्रांसफार्मर है। लेकिन ये 5000 केवीए का ट्रांसफार्मर है कि नहीं है, उसको पता करने के लिए हम एक फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। इसका जो फॉर्मूला है वह होता है √3VI। यहाँ पर आपको पता ही है कि हमें वोल्टेज रेटिंग और करंट रेटिंग दी गई है, तो इसके अंदर हम वोल्टेज रेटिंग और करंट रेटिंग डालकर कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ प्राइमरी के अंदर 33,000 वोल्ट है, तो यहाँ पर V की जगह हम 33,000 डाल देंगे और प्राइमरी के अंदर जो करंट कैपेसिटी है वो 87.5 एम्पियर है, तो इसको भी हम यहाँ पर पुट कर देंगे। अब यहाँ पर हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैलकुलेट करने पर 5000 KVA आ रहा है। इसी प्रकार यदि हमें किसी ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग का वोल्टेज और करंट कैपेसिटी पता है, तो भी हम उस ट्रांसफार्मर की केवीए रेटिंग निकाल सकते हैं। उसका फॉर्मूला भी यही रहेगा √3VI। यहाँ पर V की जगह हम 6600 वोल्ट डालेंगे और I की जगह हम 437.4 एम्पियर डालेंगे। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ट्रांसफार्मर की रेटिंग 5000 KVA निकल कर आई है। अब यहाँ पर ट्रांसफार्मर का फेज लिखा हुआ है कि कितने फेज का ट्रांसफार्मर है। तो बेसिकली जो ट्रांसफार्मर होते हैं वो 3 फेज के होते हैं। उसके बाद ट्रांसफार्मर का यहाँ पर परसेंट इम्पीडेंस आता है। दोस्तों परसेंट इम्पीडेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कभी कभी इंटरव्यूअर भी हमसे पूछ लेता है कि ट्रांसफार्मर के अंदर जो परसेंटेज इम्पीडेंस लिखा होता है उसका क्या मतलब होता है। परसेंट इम्पीडेंस से मतलब है कि ट्रांसफार्मर का इंटरनल लॉस कितना है। जैसा कि जो ट्रांसफार्मर होते हैं वो वोल्टेज अप या डाउन करने के काम आते हैं। जब ट्रांसफार्मर किसी वोल्टेज को अप या डाउन करते हैं, वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन करते वक्त ट्रांसफार्मर के अंदर इंटरनली कुछ लॉसेज होता है, तो उसी लॉसेज को यहाँ पर परसेंट इम्पीडेंस कहा गया है। तो यहाँ पर ट्रांसफार्मर का जो इंटरनल लॉसेज है वो 6.71 है। ट्रांसफार्मर का इंटरनल लॉस बहुत सारे कारणों से होता है, जैसे एडी करंट लॉस, म्यूचुअल इंडक्टेंस लॉस, हिस्टेरेसिस लॉस, कॉपर लॉस, हीटिंग लॉस और भी बहुत सारे लॉस होते हैं। इसके बाद यहाँ पर टेम्परेचर दिया हुआ है। टेम्परेचर जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 50 डिग्री एम्बिएंट पे ट्रांसफार्मर का ऑयल का टेम्परेचर और वाइंडिंग का टेम्परेचर कितना है वो यहाँ पर दिया हुआ है।
जैसा कि हम यदि कोई ट्रांसफार्मर खरीदते हैं तो कंपनी जो है उसका पूरा टेस्ट करके देती है। तो ट्रांसफार्मर के अंदर ऑयल का टेम्परेचर और वाइंडिंग का टेम्परेचर 50 डिग्री यदि हमारा एम्बिएंट टेम्परेचर है या फिर वातावरण का टेम्परेचर है, उस पर वाइंडिंग का टेम्परेचर और ऑयल का टेम्परेचर कितना जाता है उसका टेस्ट करके यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग दिया हुआ है। जैसा कि ये ट्रांसफार्मर है जो 2008 में बना था, तो यहाँ पर 2008 लिखा हुआ है। उसके बाद ड्राइंग नंबर क्या है वो यहाँ पर दिया गया है और ड्राइंग नंबर के नीचे सीरियल नंबर दिया हुआ है। ड्राइंग नंबर और सीरियल नंबर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। यदि ट्रांसफार्मर के अंदर कोई पार्ट फेल हो जाए या हमें किसी पार्ट की ज़रूरत है तो हम इस ड्राइंग नंबर और सीरियल नंबर से ट्रांसफार्मर के मैन्युफैक्चरर से वो पार्ट मंगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर वेक्टर ग्रुप दिया हुआ है। जैसा कि इस ट्रांसफार्मर का वेक्टर ग्रुप YN0 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो वेक्टर ग्रुप दिया हुआ है उसका क्या मतलब होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसा कि यहाँ पर YN फिर स्मॉल में YN और 0 लिखा हुआ है। यहाँ पर पहले कैपिटल के अंदर YN लिखा है, फिर स्मॉल में YN लिखा है। जो कैपिटल में YN लिखा है वह हमारी प्राइमरी वाइंडिंग को दर्शाता है और जो स्मॉल में YN लिखा है वह हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग को दर्शाता है। यहाँ Y से मतलब है कि हमारी जो प्राइमरी वाइंडिंग है वो स्टार कनेक्टेड है और स्टार का जो न्यूट्रल है उसे ग्राउंड किया हुआ है। इसी प्रकार स्मॉल में जो Y लिखा है वह हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग को दर्शाता है और Y का मतलब है सेकेंडरी जो है वह भी स्टार कनेक्टेड है और इसके भी स्टार पॉइंट को ग्राउंड किया गया है। स्टार पॉइंट यानी जो न्यूट्रल वाला पॉइंट होता है उसे ग्राउंड किया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर ट्रांसफार्मर का इंसुलेशन लेवल क्या है वो यहाँ पर दिया हुआ है कि ट्रांसफार्मर का HV साइड का, LV साइड का और न्यूट्रल का इंसुलेशन लेवल क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं LI 170 AC 70 लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या होता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। इसे फुल वेव लाइटनिंग इम्पल्स टेस्ट कहते हैं। इस टेस्ट के अंदर देखा जाता है कि ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग है वो लाइटनिंग के लिए कैपेबल है कि नहीं है। यानी कभी कभी जब लाइटनिंग स्ट्राइक होती है तो उस कंडीशन के लिए हमारी जो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग है वो कैपेबल है कि नहीं है, उसके लिए यह टेस्ट किया जाता है। तो लाइटनिंग स्ट्राइक के लिए कैपेबल है कि नहीं है ट्रांसफार्मर, उसके लिए 170 kV इम्पल्स वोल्टेज इस ट्रांसफार्मर के अंदर प्रोवाइड किया जाता है। उसी के साथ वाइंडिंग के अंदर AC वोल्टेज भी आता है। उससे ये पता लगता है कि ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग है वो AC वोल्टेज के लिए विद स्टैंड है कि नहीं है। तो यहाँ पर 70 kV AC वोल्टेज वाइंडिंग के अंदर दिया जाता है। उसी के साथ ट्रांसफार्मर की HV वाइंडिंग और न्यूट्रल के बीच भी इम्पल्स वोल्टेज दिया जाता है। यहाँ पर 170 kV इम्पल्स वोल्टेज इस ट्रांसफार्मर के अंदर दिया गया है। उसी के साथ इसकी वाइंडिंग की AC विद डिस्टेंस जानने के लिए 70 kV भी HV वाइंडिंग और न्यूट्रल के बीच में प्रोवाइड किया गया है। इसी प्रकार LV के अंदर भी टेस्ट किया जाता है। LV साइड के अंदर इम्पल्स वोल्ट 60 kV तक दिया जाता है और AC वोल्टेज 20 kV तक दिया जाता है। इसी के साथ LV और न्यूट्रल के बीच में भी इम्पल्स वोल्ट 60 kV तक दिया जाता है और AC वोल्टेज 20 kV तक दिया जाता है। अब यहाँ पर दिया गया है कि ट्रांसफार्मर का वेट कितना है। यहाँ पर कोर और कोयल का वेट कितना है, टैंक एंड फिटिंग का वेट कितना है, मास ऑफ द ऑयल, ऑयल का कितना वेट है और टोटल कितना वेट है इस ट्रांसफार्मर का, वो सारी चीज़ यहाँ पर दी गई है। अब यहाँ पर पूरे ट्रांसफार्मर की इंटरनल वाइंडिंग किस तरीके से है, इंटरनल डायग्राम किस तरीके से वो बताया गया है। उसके साथ ही इसके अंदर सीटी कहाँ पर लगाई गई है, सीटी का क्या नंबर है वो भी यहाँ पर दिया गया है। और इधर साइड में बताया गया है कि ऑफ लोड टैप चेंजर किस तरीके से काम करेगा। तो ऑफ लोड टैप चेंजर के लिए सबसे पहले हमें ट्रांसफार्मर को डी एनर्जाइज करना होगा और डी एनर्जाइज करने के बाद इस ट्रांसफार्मर पर एक व्हील दिया गया है, उस व्हील को घुमाकर हम इसकी टैप की पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। जैसा कि इस ट्रांसफार्मर के अंदर 5 टैप पोजीशन है। सबसे पहले यदि एक पे हम इसकी पोजीशन को रखेंगे तो इसकी जो लीड है ट्रांसफार्मर के अंदर जो वाइंडिंग पर लीड लगी हुई है वो 6 और 5 पर कनेक्ट रहेगी। यहाँ पर आप डायग्राम भी देख सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि HV साइड में वोल्टेज बढ़ जाएगा और इससे HV साइड का करंट भी बढ़ जाएगा। इसी प्रकार अलग अलग टैप चेंजिंग पे कितना वोल्टेज रहेगा और कितना करंट रहेगा वो सारा यहाँ पर दिया गया है। अब यहाँ पर इस ट्रांसफार्मर के अंदर वाइंडिंग का वेक्टर ग्रुप दिया गया है। जैसा कि मैंने वेक्टर ग्रुप आपको पहले ही बताया था और यहाँ पर आप देख सकते हैं वेक्टर ग्रुप डायग्राम के माध्यम से भी दिखाया गया है। अब यहाँ लास्ट में वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर के अंदर जो सीटी के वायर आते हैं उसका रेशो दिया गया है। उसके साथ ही सीटी का क्या बर्डन है, सीटी की क्लास क्या है, वो सारी चीज़ यहाँ पर दी गई है। तो यहाँ पर ट्रांसफार्मर की नेम प्लेट के बारे में मैंने आपको डिटेल्स में बता दिया है। अब हम देख लेते हैं कि ट्रांसफार्मर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और इन पार्ट्स का क्या उपयोग होता है। दोस्तों वैसे तो ट्रांसफार्मर के अंदर बहुत सारे पार्ट्स लगे होते हैं,
लेकिन यहाँ पर हम ट्रांसफार्मर के अंदर लगने वाले इंपॉर्टेंट पार्ट्स के बारे में ही बात करेंगे। यहाँ पर टोटल मैं 15 पार्ट्स लेके आया हूँ। इन पार्ट्स के बारे में मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। तो इम्पोर्टेंट पार्ट में सबसे पहला आता है लेमिनेटेड कोर, तो इसी लिस्ट के अंदर दूसरा है वाइंडिंग, तीसरा आता है ऑयल टैंक, चौथा है दोस्तों ट्रांसफार्मर ऑयल, पांचवा है कंजर्वेटर, छठा है ब्रीथर, सातवां है टेप चेंजर, आठवां है कूलिंग ट्यूब्स, नौवां है बुकोल्स रिले, 10वां है एक्सप्लोजन वेंट, 11वां है एमओजी और 12वां है WTI एंड OTI, मतलब वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर एंड ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर। उसके बाद आता है दोस्तों ऑयल लेवल गेज, और फिर आता है ST एंड LT बुशिंग, और देन कूलिंग फैन। तो दोस्तों इस तरीके से टोटल 15 इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। अब इन इंपॉर्टेंट पार्ट को हम आगे डिटेल्स में समझ लेते हैं। दोस्तों लेमिनेटेड कोर पावर ट्रांसफार्मर का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। दोस्तों इसी के द्वारा हमारे पावर ट्रांसफार्मर के अंदर वोल्टेज का आदान प्रदान होता है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो, पावर ट्रांसफार्मर के अंदर जो कोर होती है वह कुछ इस तरीके से होती है। पावर ट्रांसफार्मर की कोर को पतली पतली स्टैंपिंग से बनाया जाता है। दोस्तों इस स्टैंपिंग की साइज बहुत ही कम रखी जाती है और सारी स्टैंपिंग दूसरी स्टैंपिंग से इंसुलेटेड होती है। इन पतली पतली स्टैंपिंग को आपस में प्रेस करके जोड़ दिया जाता है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सारी स्टैंपिंग को एक साथ जोड़ दिया गया है। और दोस्तों ये जितनी भी स्टैंपिंग है, ये सभी स्टैंपिंग एक दूसरे के साथ इंसुलेटेड है। इंसुलेटेड करने का रीज़न यह होता है कि जब भी हमारा ट्रांसफार्मर चार्ज होता है तो इसके अंदर एडी करंट लॉस होता है। तो एडी करंट लॉस को कम करने के लिए यहाँ पर सभी स्टैंपिंग को एक दूसरे से इंसुलेटेड रखा जाता है। अब दोस्तों दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है वाइंडिंग। वाइंडिंग जो है वह पावर ट्रांसफार्मर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। पावर ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग कॉपर की बनाई जाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लेमिनेटेड कोर है। इस लेमिनेटेड कोर के ऊपर इस तरीके से वाइंडिंग लगाई जाती है। वाइंडिंग लगाने का तरीका यह होता है कि सबसे पहले कोर के ऊपर LV वाइंडिंग आती है और LV वाइंडिंग के ऊपर HV वाइंडिंग को लगाया जाता है और यह दोनों वाइंडिंग आपस में इंसुलेटेड होती है। इंसुलेशन का देने के लिए यहाँ पर माइका का यूज कर सकते हैं। उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर फाइबर की कुछ स्ट्रिप्स भी लगाई जाती है जिसके द्वारा LV और HV वाइंडिंग के बीच में इंसुलेशन बना रहे। इसके बाद पावर ट्रांसफार्मर का इम्पोर्टेंट पार्ट आता है ऑयल टैंक। दोस्तों ट्रांसफार्मर के इस टैंक के अंदर हम वाइंडिंग को रखते हैं और उस वाइंडिंग की प्रोटेक्शन के लिए हम इस टैंक को ट्रांसफार्मर ऑयल से फिल कर देते हैं। ट्रांसफार्मर ऑयल का काम हमारी वाइंडिंग को प्रोटेक्शन देना है। दोस्तों ट्रांसफार्मर ऑयल जो होता है उसका इंसुलेशन रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है और इंसुलेशन रेजिस्टेंस ज़्यादा होने के कारण वह हमारे ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग को अर्थ होने से बचाता है। उसके साथ साथ दोस्तों ट्रांसफार्मर ऑयल हमारी वाइंडिंग की कूलिंग भी करता है। जब हम ट्रांसफार्मर को चार्ज करते हैं तो उस समय हमारा ट्रांसफार्मर बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है। तो दोस्तों उस हीटिंग को कम करने के लिए ट्रांसफार्मर ऑयल काम आता है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है कंजर्वेटर टैंक। दोस्तों कंजर्वेटर टैंक के अंदर हम पावर ट्रांसफार्मर के ऑयल को रखते हैं और दोस्तों जब भी ऑयल हमारा पावर ट्रांसफार्मर के अंदर किसी भी कारण से कम होता है तो वह कंजर्वेटर के द्वारा वापस फिल हो जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं इस कंजर्वेटर टैंक से एक पाइप निकल के हमारे ट्रांसफार्मर के अंदर जाकर लगा हुआ है। तो दोस्तों इसी के द्वारा हमारे पावर ट्रांसफार्मर के अंदर ऑयल फिल होता रहता है। दोस्तों कंजर्वेटर टैंक को हम कभी भी 100% फिल नहीं करते हैं। कंजर्वेटर टैंक को हमेशा 75% तक ही फिल किया जाता है और दोस्तों 25% छोड़ दिया जाता है। 25% छोड़ने का रीज़न यह है कि गर्मी के दिनों में जब हमारा ट्रांसफार्मर गर्म होता है तो गर्म होने के कारण हमारे ट्रांसफार्मर के अंदर ऑयल भी फैलता है। तो दोस्तों जब ऑयल हमारे ट्रांसफार्मर में फैलता है तो वह ऑयल हमारे कंजर्वेटर में जाकर जमा हो जाता है और जब वापस हमारा ट्रांसफार्मर नॉर्मल कंडीशन में आता है तो वह ऑयल हमारे ट्रांसफार्मर में वापस चला जाता है। इस तरीके से कंजर्वेटर टैंक हमारे ट्रांसफार्मर की कंडीशन को फुलफिल करता रहता है। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आता है ब्रीथर। दोस्तों ब्रीथर जो होता है वह ट्रांसफार्मर को बाहर के एटमॉस्फेयर से सेफ रखता है। जैसा कि ब्रीथर के अंदर यहाँ पर आप कुछ ब्लू कलर का पार्ट देख रहे हैं। तो दोस्तों इस ब्लू कलर के पार्ट को हम सिलिका जेल कहते हैं और इस ब्रीथर के नीचे यहाँ पर एक कप लगा हुआ है और इस कप के अंदर ऑयल फिल किया हुआ है। तो फ्रेंड्स जब भी हमारा ट्रांसफार्मर हीट होता है तो हमारे ट्रांसफार्मर के अंदर जो एयर होती है वह ब्रीथर के द्वारा बाहर निकलती है और जब भी हमारा ट्रांसफार्मर वापस नॉर्मल कंडीशन में आता है यानी ठंडा होता है तो वह
वापस एटमॉस्फेयर से एयर को लेता है। वापस एटमॉस्फेयर से एयर को लेते वक्त हमारे ट्रांसफार्मर के अंदर कोई मॉइस्चर या फिर कोई पार्टिकल ना चला जाए, तो उसके लिए यहाँ पर ऑयल वाला कप और सिलिका जेल का यूज किया जाता है। सिलिका जेल की प्रॉपर्टी यह होती है कि यह हमारे एयर के अंदर से जितना ही मॉइस्चर होता है उसको कंज्यूम कर लेता है और दोस्तों ट्रांसफार्मर को फ्रेश एयर देता है। और यहाँ पर ऑयल का कप दिया हुआ है, जब भी हमारा ट्रांसफार्मर ब्रीथ करता है यानी बाहर से हवा खींचता है तो वह एयर इस ऑयल से गुजरते हुए फिर ट्रांसफार्मर के कंजर्वेटर के अंदर जाती है। तो इस तरीके से यह सिलिका जेल और यह ब्रीथर काम करता है। दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक आता है OLTC। OLTC यानी ऑन लोड टेप चेंजर। ऑन लोड टेप चेंजर का काम यह है कि यह हमारे ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी वोल्टेज को चेंज होने से रोकता है। मान लीजिए कि हमारा प्राइमरी वोल्टेज 132 है और सेकेंडरी वोल्टेज 6.6 kV है। यदि हमारी प्राइमरी वोल्टेज के अंदर कोई अंतर आता है, मान लीजिए कि वोल्टेज 132 kV से बढ़कर 140 हो जाता है, तो फ्रेंड्स इस कंडीशन के अंदर हमारे सेकेंडरी के अंदर भी वोल्टेज बढ़ने लगेगा। तो दोस्तों सेकेंडरी के अंदर वोल्टेज नहीं बढ़े उसके लिए OLTC लगाया जाता है। इस कंडीशन में OLTC हमारे सेकेंडरी के टर्न को कम कर देता है और वहाँ पर आउटपुट में 6.6 सप्लाई बनाए रखता है। इस तरीके से कोई भी चेंज हमारे प्राइमरी के अंदर आता है तो उसका इफेक्ट सेकेंडरी में ना आए उसके लिए OLTC का उपयोग किया जाता है। उसके बाद आता है कूलिंग ट्यूब्स। दोस्तों कूलिंग ट्यूब्स जो होती है वह हमारे ट्रांसफार्मर के चारों तरफ लगाई जाती है। कूलिंग ट्यूब्स के अंदर हमारे ट्रांसफार्मर का ऑयल चलता रहता है। जब भी हमारे ट्रांसफार्मर के अंदर ऑयल गर्म होता है तो वह ऑयल कूलिंग ट्यूब्स के द्वारा वापस हमारे ट्रांसफार्मर में घूमकर जाता है। उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारे ट्रांसफार्मर के अंदर ऑयल ठंडा हो जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कूलिंग ट्यूब की स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाई गई है कि हमारे ट्रांसफार्मर का जो ऑयल है वह ज़्यादा से ज़्यादा एयर के कांटेक्ट में आए। तो इस तरीके से कूलिंग ट्यूब्स हमारे ट्रांसफार्मर को ठंडा बनाए रखती है और उसके ऑयल को गर्म होने से रोकती है। अब दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक आता है बुकोल्स रिले। बुकोल्स रिले जो होती है वह हमारे ट्रांसफार्मर का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। यह हमारे ट्रांसफार्मर के ऑयल को कम होने से बचाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं बुक कंजर्वेटर और ऑयल टैंक के बीच में लगी हुई है। जब भी हमारे ट्रांसफार्मर के अंदर ऑयल कम हो जाता है और वह ऑयल बुकोल्स रिले के इस लेवल से नीचे आ जाता है तो दोस्तों उस कंडीशन में बुकोल्स रिले सबसे पहले अलार्म जनरेट करती है और अलार्म के लेवल से भी ऑयल नीचे चला जाता है यानी ऑयल इस लेवल तक आ जाता है। तो इस कंडीशन में हमारी बुकोल्स रिले सर्किट ब्रेकर को ट्रिप करा देती है। तो दोस्तों इस तरीके से बुकोल्स रिले हमारे ट्रांसफार्मर को प्रोटेक्ट करती है। इसी में आता है नेक्स्ट एक्सप्लोजन वेंट। दोस्तों एक्सप्लोजन वेंट को जैसा कि आप देख रहे हैं यह हमारे कंजर्वेटर टैंक की हाइट से थोड़ा सा ऊपर लगा हुआ है। जब भी हमारे ट्रांसफार्मर के अंदर ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है तो उस कंडीशन के अंदर ऑयल एक्सप्लोजन वेंट से बाहर निकलने लगता है। तो दोस्तों इस तरीके से एक्सप्लोजन वेंट हमारे ट्रांसफार्मर को प्रोटेक्ट करता है और ऑयल को बाहर निकाल देता है। अब दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक आता है MOG यानी मैग्नेटिक ऑयल गेज। मैग्नेटिक ऑयल गेज का काम यह होता है कि यह हमारे ट्रांसफार्मर के कंजर्वेटर में ऑयल की उपस्थिति को बताता है। इसमें जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर डिस्प्ले दिया हुआ है। इसके अंदर हम पता कर सकते हैं कि हमारे ट्रांसफार्मर के अंदर कितना ऑयल बचा हुआ है और यदि यह ऑयल सर्टेन लेवल से नीचे आ जाता है तो हमारे कंट्रोल एंड रिले पैनल के अंदर अलार्म जनरेट हो जाता है। तो दोस्तों अलार्म को देखकर हम हमारे ट्रांसफार्मर के कंजर्वेटर के अंदर वापस से ऑयल को फिल कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक आता है ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर एंड वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं यह दो इंडिकेटर दिए हुए हैं। इसमें एक वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर है और एक ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर है। दोस्तों जो वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर होता है वह हमारे ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग के टेम्परेचर को बताता है और ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर हमारे ट्रांसफार्मर के ऑयल का जो टेम्परेचर होता है उसकी कंडीशन को बताता है। दोस्तों ऑयल लेवल गेज हमारे ट्रांसफार्मर के कंजर्वेटर टैंक के ऊपर लगा होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर दो ऑयल लेवल गेज लगे हुए हैं। इस ऑयल लेवल गेज की स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल होती है। ऑयल लेवल गेज को देखकर हम पता कर सकते हैं कि हमारे ट्रांसफार्मर के कंजर्वेटर में कितना ऑयल शेष बचा है। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर आप कि ऑयल लेवल गेज के अंदर सीधा एक कांच की ट्यूब लगी हुई है। इस कांच की ट्यूब के अंदर देखकर हम पता कर सकते हैं कि हमारे ट्रांसफार्मर के कंजर्वेटर में कितना ऑयल बचा हुआ है।
अब दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक आता है बुशिंग। बुशिंग जो होती है वह हमारे पावर ट्रांसफार्मर के अंदर लगी होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है यह बुशिंग कहलाती है। बुशिंग के नीचे यहाँ पर 3 शेल दिए हुए हैं। इन शेल के अंदर दोस्तों सीटी को लगाया जाता है जो हमारे पावर ट्रांसफार्मर को प्रोटेक्ट करती है। किसी किसी ट्रांसफार्मर के अंदर एचटी साइड में और एलटी साइड में दोनों तरफ बुशिंग होती है। और दोस्तों यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एचटी और एलटी साइड दोनों तरफ बुशिंग है। और दोस्तों कुछ ट्रांसफार्मर के अंदर केवल एचटी साइड में बुशिंग होती है और एलटी साइड में बुशिंग नहीं होती है। अब इसी के साथ साथ दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक आता है कूलिंग फैन। कूलिंग फैन दोस्तों हमारे पावर ट्रांसफार्मर का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। जब भी हमारे ट्रांसफार्मर के ऑयल को ठंडा करना होता है तो उस कंडीशन के अंदर कूलिंग फैन को चलाया जाता है। कूलिंग फैन जो होते हैं वह हमारी कूलिंग ट्यूब्स के ऊपर लगे होते हैं। और दोस्तों कूलिंग ट्यूब्स के अंदर मैंने जैसा बताया था कि हमारे ट्रांसफार्मर का ऑयल इसके अंदर सर्कुलेट होता रहता है, तो उस ऑयल को ठंडा करने के लिए यहाँ पर फ़ैन दिए हुए होते हैं। इस फ़ैन को चलाकर हम हमारे ट्रांसफार्मर को फुल लोड पर चला सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से पावर ट्रांसफार्मर के पार्ट्स होते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि पावर ट्रांसफार्मर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और इन पार्ट्स का क्या क्या उपयोग होता है। अब हम ट्रांसफार्मर ऑयल के बारे में बात कर लेते हैं कि ट्रांसफार्मर ऑयल क्या होता है, इसका बीडीवी किस तरीके से चेक किया जाता है, इसका उपयोग क्यों किया जाता है, उसके साथ ही ट्रांसफार्मर ऑयल का फिल्ट्रेशन किस तरीके से किया जाता है। सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं ट्रांसफार्मर ऑयल होता क्या है। जैसा कि दोस्तों ट्रांसफार्मर ऑयल जो होता है वह मिनरल ऑयल होता है और इसे हम खनिज तेल भी कहते हैं और ट्रांसफार्मर ऑयल ज़मीन से निकाला जाता है। जैसा कि फ्रेंड्स ट्रांसफार्मर ऑयल को 4 नामों से जाना जाता है और 4 तरह के ट्रांसफार्मर ऑयल मार्केट में उपलब्ध होते हैं। इनमें सबसे पहला है नेफ्थेनिक आधारित ट्रांसफार्मर ऑयल, दूसरा है पेरीफेनिक आधारित ट्रांसफार्मर ऑयल, तीसरा है सिलिकॉन आधारित ट्रांसफार्मर ऑयल और चौथा है जैव आधारित ट्रांसफार्मर ऑयल। दोस्तों नेफ्थेनिक आधारित ट्रांसफार्मर तेल का उपयोग उन ट्रांसफार्मर में किया जाता है जिनके अंदर ज़्यादा हीटिंग नहीं होती है, जैसा कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में हम नेफ्थेनिक आधारित ट्रांसफार्मर ऑयल का उपयोग करते हैं। दूसरा आता है पैराफेनिक आधारित ट्रांसफार्मर ऑयल। पैराफेनिक आधारित ट्रांसफार्मर ऑयल का उपयोग हम बड़े ट्रांसफार्मर में करते हैं जिन ट्रांसफार्मर का आकार बड़ा होता है और जिन ट्रांसफार्मर के अंदर बहुत ज़्यादा वोल्टेज होता है। तो दोस्तों वोल्टेज ज़्यादा होने के कारण उनके अंदर हीटिंग भी ज़्यादा होती है, तो उस हीटिंग को कम करने के लिए हम इस वाले ऑयल का उपयोग करते हैं। तीसरा है सिलिकॉन आधारित तेल। सिलिकॉन आधारित तेल जो होता है वह आजकल बंद हो चुका है। और चौथा आता है जैव आधारित तेल। जैव आधारित तेल दोस्तों बहुत ज़्यादा महंगा होने के कारण हम इनको उपयोग में नहीं लेते हैं। हम केवल पहले और दूसरे वाले ऑयल को ही उपयोग में लेते हैं और इन ऑयल को हम मिनरल ऑयल या फिर खनिज तेल भी कहते हैं। अब दोस्तों हम ये जान लेते हैं कि ट्रांसफार्मर के अंदर ट्रांसफार्मर ऑयल यानी खनिज तेल को ही क्यों डाला जाता है। मार्केट में और भी बहुत सारे ऑयल हैं, उनको ट्रांसफार्मर के अंदर क्यों नहीं डाला जाता। जैसा कि दोस्तों हमारे ट्रांसफार्मर के अंदर खनिज तेल को ही डाला जाता है क्योंकि इस तेल का जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस होता है बहुत ज़्यादा होता है। जैसा कि ट्रांसफार्मर ऑयल जो होता है वह हमारे ट्रांसफार्मर को इंसुलेशन रेजिस्टेंस प्रदान करता है और हमारी वाइंडिंग को सुरक्षित रखता है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ट्रांसफार्मर है। यदि इस ट्रांसफार्मर के अंदर मान लीजिए यहाँ पर 132 kV सप्लाई अप्लाई होती है तो दोस्तों 132 kV सप्लाई इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक शॉर्ट ना हो जाए उसके लिए इसके अंदर ट्रांसफार्मर ऑयल फिल किया जाता है। उसके साथ साथ यह ट्रांसफार्मर ऑयल हमारे ट्रांसफार्मर को कूलिंग भी प्रदान करता है। जब हमारा ट्रांसफार्मर चार्ज होता है तो उस ट्रांसफार्मर के अंदर जो आयरन कोर होती है वह बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है। यदि हम उसके अंदर ट्रांसफार्मर ऑयल नहीं डालेंगे तो ट्रांसफार्मर की जो आयरन कोर है वह हीट होते हुए जल जाएगी और हमारा ट्रांसफार्मर ब्रेकडाउन में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स ट्रांसफार्मर को बचाने के लिए हम ट्रांसफार्मर के अंदर ट्रांसफार्मर ऑयल को फिल करते हैं। अब यदि हम ट्रांसफार्मर के अंदर किसी अदर ऑयल को डाल देते हैं उस कंडीशन के अंदर हमारा ट्रांसफार्मर जल जाएगा क्योंकि अदर ऑयल का इंसुलेशन रेजिस्टेंस इतना ज़्यादा नहीं होता है जितना कि ट्रांसफार्मर ऑयल का होता है। इसके साथ साथ दूसरा ऑयल जो होता है वह कॉस्ट के हिसाब से भी बहुत महंगा होगा, इसीलिए हम मिनरल ऑयल यानी ट्रांसफार्मर ऑयल को ही प्रेफर करते हैं। अब हम यह देख लेते हैं कि ट्रांसफार्मर ऑयल की मिनिमम बीडीवी वैल्यू कितनी होनी चाहिए। इंडियन इलेक्ट्रिक स्टैंडर्ड के अनुसार ट्रांसफार्मर ऑयल की मिनिमम बीडीवी वैल्यू अलग अलग केवी के लिए अलग अलग होती है। जैसा कि यहाँ पर IS स्टैंडर्ड का मैंने चार्ट बताया है, इस चार्ट के अंदर जो ट्रांसफार्मर
72.5 केवी से नीचे के हैं उनकी मिनिमम बीडीवी वैल्यू 30 केवी से ऊपर की आनी चाहिए। और दोस्तों जो ट्रांसफार्मर 72.5 केवी से ऊपर और 170 केवी से नीचे के हैं तो उनकी बीडीवी वैल्यू मिनिमम 40 केवी तक तो आनी ही चाहिए। उसके बाद दोस्तों जो ट्रांसफार्मर 170 केवी से ऊपर हैं तो उनकी मिनिमम बीडीवी वैल्यू 50 केवी तक आनी चाहिए। दोस्तों जो बीडीवी वैल्यू निकाली जाती है उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं कि बीडीवी वैल्यू कैसे निकाली जाती है। तो दोस्तों बीडीवी वैल्यू निकालने के लिए इस तरह का एक एपरेटस यूज किया जाता है। दोस्तों इस एपरेटस के अंदर यहाँ पर ट्रांसफार्मर ऑयल को डाल दिया जाता है। इस एपरेटस के अंदर यहाँ पर 2 बॉल दी हुई है। जैसा कि आप देख सकते हैं यह बॉल हमारे एचवी सप्लाई से कनेक्टेड है और एचवी सप्लाई को हम यहाँ से कंट्रोल करते हैं। जैसा कि यहाँ पर नॉब दी हुई है, इस नॉब के द्वारा हम हाई वोल्टेज को कंट्रोल करते हैं। अब दोस्तों हमने इसके अंदर ट्रांसफार्मर ऑयल डाल दिया है। ट्रांसफार्मर ऑयल डालने के बाद इस नॉब के द्वारा हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे। वोल्टेज बढ़ाने पर जिस वोल्टेज पर हमारा ऑयल ब्रेकडाउन हो जाता है यानी ऑयल के अंदर स्पार्क हो जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं इस तरह का कुछ स्पार्क होता है। यदि इस तरह का स्पार्क जिस वोल्टेज पर होगा तो उस वोल्टेज को हम बीडीवी वैल्यू मानेंगे। अब दोस्तों ये बीडीवी वैल्यू जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था चार्ट के अकॉर्डिंग आनी चाहिए। यदि चार्ट के अकॉर्डिंग बीडीवी वैल्यू नहीं आती है तो हम इस ट्रांसफार्मर ऑयल को ख़राब मान लेते हैं। इन दोनों बॉल के बीच की डिस्टेंस 2.5 mm मेंटेन करी जाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं 2.5 mm ऑयल की वैल्यू मेंटेन करी जाती है। तो दोस्तों मान लीजिए कि हमारे ट्रांसफार्मर ऑयल की बीडीवी वैल्यू 33 केवी आती है और वाइंडिंग से वाइंडिंग के बीच की डिस्टेंस 500 mm है, तो टोटल बीडीवी वैल्यू 6600 केवी हो जाती है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ट्रांसफार्मर ऑयल किस तरीके से आईआर वैल्यू यानी इंसुलेशन रेजिस्टेंस प्रदान करता है। अब दोस्तों हम देख लेते हैं कि ट्रांसफार्मर ऑयल कैसा दिखता है। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर मैंने 6 ग्लास ली है। सबसे पहली ग्लास के अंदर जो ट्रांसफार्मर ऑयल है यह ट्रांसफार्मर ऑयल बिल्कुल प्योर है। मतलब यदि आप मार्केट से ट्रांसफार्मर ऑयल ख़रीदते हैं और कुछ मिलावट भी नहीं है तो ट्रांसफार्मर ऑयल बिल्कुल ट्रांसपेरेंट दिखता है और बिल्कुल इस तरीके से दिखाई देता है। और दोस्तों सेकंड वाले ग्लास में आप देख सकते हैं ये इसमें ट्रांसफार्मर ऑयल मार्केट से लिया हुआ है, यह भी सही है, बट इसके अंदर कुछ मिलावट करी हुई है इसलिए इसका रंग थोड़ा सा ख़राब हो गया है। उसके बाद दोस्तों ट्रांसफार्मर ऑयल का रंग यदि इस तरीके से होता है या फिर इस तरीके से होता है तो हमें उस ट्रांसफार्मर ऑयल को चेक कर लेना चाहिए कि उसकी बीडीवी वैल्यू कितनी है। यदि बीडीवी वैल्यू बहुत कम है तो हमें ट्रांसफार्मर ऑयल रिप्लेस कर देना चाहिए। जैसा कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पर जो चौथी और 5वें नंबर की ग्लास मैंने दी हुई है इसके अंदर जो ऑयल है वह बिल्कुल ही काला है और बिल्कुल उसका रंग ख़राब हो चुका है। तो फ्रेंड्स ऑयल की कंडीशन ऐसे ख़राब क्यों हो जाती है, ऑयल ऐसा क्यों हो जाता है, यह भी हम देख लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि ट्रांसफार्मर के अंदर जो कोर होती है उसके अंदर कंटिन्यू हीटिंग होती रहती है और हमारा ट्रांसफार्मर ऑयल उस कोर को कूलिंग प्रदान करता है। तो फ्रेंड्स जब भी उस कोर के अंदर हीटिंग होती है तो कुछ ना कुछ कंटेमिनेशंस या फिर कुछ ना कुछ मटेरियल उस कोर से निकलता रहता है, वह हमारे ऑयल के अंदर जाकर घुलता रहता है। तो दोस्तों ऑयल के अंदर घुलने से ऑयल का कलर इस तरीके से हो जाता है। इसीलिए हमें हमारे ट्रांसफार्मर के ऑयल की हमेशा चेकिंग करते रहना चाहिए और यदि हमारा ट्रांसफार्मर ऑयल ख़राब हो चुका है तो उसको चेंज कर देना चाहिए। यदि हम चेंज नहीं करेंगे तो हमारा ट्रांसफार्मर किसी भी समय ब्रेकडाउन हो सकता है। अब फ्रेंड्स ट्रांसफार्मर ऑयल को फ़िल्टर कैसे किया जाता है, ट्रांसफार्मर ऑयल को चेंज कैसे किया जाता है, यह भी हम देख लेते हैं। जैसा कि आपने कभी अपने प्लांट के अंदर इस तरह की मशीन देखी होगी, यह मशीन ट्रांसफार्मर ऑयल को चेंज करने के लिए, ट्रांसफार्मर ऑयल को साफ़ करने के लिए काम आती है। जब भी हम हमारे ट्रांसफार्मर ऑयल को चेंज करते हैं या फिर उस ऑयल को साफ़ करने का प्रोसेस करते हैं तो हमें इस तरह की मशीन की आवश्यकता होती है। यह मशीन हमारे ट्रांसफार्मर ऑयल को फ़िल्टर कर देती है। इस मशीन को हम ऑयल फिल्ट्रेशन मशीन भी कहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इस मशीन के अंदर ऊपर और नीचे 2 पाइप दिए हुए हैं। ऊपर वाला जो पाइप है उसके द्वारा हमारे ट्रांसफार्मर के अंदर ऑयल फिल होता रहता है और नीचे वाले पाइप से ऑयल हमारे इस फिल्टर मशीन के अंदर जाता है। इस फिल्टर मशीन के अंदर यहाँ पर फिल्टर लगे हुए हैं और इसके अंदर हीटर है। तो दोस्तों हीटर के द्वारा हमारे ट्रांसफार्मर ऑयल के अंदर की नमी को सुखा दिया जाता है और उसके बाद इस ऑयल को फ़िल्टर कर दिया जाता है। और यह प्रोसेस जब तक किया जाता है कि जब तक हमारे ट्रांसफार्मर
की बीडीवी वैल्यू सही ना हो जाए। ट्रांसफार्मर ऑयल को फिल्टर करने के बाद ट्रांसफार्मर ऑयल के 3 सैंपल लिए जाते हैं और 3 सैंपल का बीडीवी टेस्ट किया जाता है। यदि तीनों सैंपल का बीडीवी टेस्ट रेंज के अंदर आता है तो हम ट्रांसफार्मर ऑयल को सही मान। तो दोस्तों, इस तरीके से आप ट्रांसफार्मर ऑयल के बारे में समझ गए होंगे कि ट्रांसफार्मर ऑयल किस तरीके से काम करता है, ट्रांसफार्मर ऑयल क्या होता है और ट्रांसफार्मर ऑयल की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। तो दोस्तों अब हम ट्रांसफार्मर के ऊपर लगे हुए पीआरवी यानी प्रेशर रिलीफ वाल्व के बारे में बात कर लेते हैं कि प्रेशर रिलीफ वाल्व क्या होता है, कैसे काम करता है। जैसा कि दोस्तों प्रेशर रिलीफ वाल्व ट्रांसफार्मर के ऊपर लगाया जाता है और यह वाल्व किस तरीके से काम करता है, इससे ट्रांसफार्मर का प्रोटेक्शन कैसे होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह की यूजफुल वीडियो आपको टाइम पर मिलते रहें। अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जैसा कि दोस्तों नाम से ही स्पष्ट है, पीआरवी यानी प्रेशर रिलीफ वाल्व, यानी यह जो वाल्व है यह प्रेशर को रिलीफ करने के काम आता है। यदि ट्रांसफार्मर के अंदर बहुत ज़्यादा हाई लेवल का कोई फॉल्ट आता है, मान लीजिए कि यदि वाइंडिंग ही शॉर्ट सर्किट हो जाए, तो उस कंडीशन के अंदर ट्रांसफार्मर के अंदर जो ऑयल है वह बहुत ज़्यादा हीट हो जाए और बहुत तेज़ी से ट्रांसफार्मर के अंदर फैलने की कोशिश करेगा। लेकिन ट्रांसफार्मर का टैंक एक सीमित स्थान है, तो उस कंडीशन के अंदर ट्रांसफार्मर टैंक फट सकता है। इसीलिए प्रेशर रिलीफ वाल्व ट्रांसफार्मर के ऊपर लगाया जाता है। यदि ट्रांसफार्मर के अंदर किसी भी फॉल्ट की कंडीशन से बहुत ज़्यादा ऑयल का प्रेशर बन जाता है, तो यह प्रेशर रिलीफ वाल्व ट्रांसफार्मर के अंदर जो ऑयल है उसको बाहर निकालने का काम करता है। यह प्रेशर रिलीफ वाल्व ऊपर की तरफ उड़ जाएगा, जिससे ट्रांसफार्मर का जो ऑयल है वो बाहर आ जाएगा और ट्रांसफार्मर का टैंक फटने से बच जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम ट्रांसफार्मर पर आ गए हैं। यह एक 33 केवी का ट्रांसफार्मर है। इस ट्रांसफार्मर के ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पर पीआरवी लगा हुआ है। इस तरीके से पीआरवी ट्रांसफार्मर के ऊपर लगा होता है। इसके अंदर से एक कंट्रोल केबल निकलती है और वो केबल जाकर हमारे ट्रांसफार्मर मार्शलिंग में जुड़ जाती है। उसके बारे में भी मैं एक वीडियो बताऊंगा और वीडियो से आप समझ जाएंगे कि ट्रांसफार्मर मार्शलिंग के कनेक्शन किस तरीके से किए जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसे हम पीआरवी यानी प्रेशर रिलीफ वाल्व कहते हैं। यह ट्रांसफार्मर के ऊपर लगाया हुआ होता है। जब ट्रांसफार्मर के अंदर का ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, बहुत ज़्यादा हीट होता है, तो वो फैलने की कोशिश करता है। उस कंडीशन में यहाँ पर जो रोड लगी हुई है, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक रोड लगी हुई है। यह रोड बाहर की तरफ आती है और इस रोड के ऊपर यहाँ पर एक लिमिट स्विच लगा है। यदि ट्रांसफार्मर के अंदर प्रेशर बनता है तो ये रोड ऊपर आएगी और इस लिमिट स्विच को ऑपरेट कर देगी। इस लिमिट स्विच के साथ एक केबल लगी हुई है। वह केबल हमारे कंट्रोल पैनल के अंदर जाती है और कंट्रोल पैनल से हम इस ट्रांसफार्मर की ट्रिपिंग को ले सकते हैं। यहाँ पर आप साइड में देख सकते हैं, इस तरीके से पीआरवी की स्ट्रक्चर होती है। इस पीआरवी के अंदर नीचे की तरफ एक स्प्रिंग लगी होती है। जैसे ही ट्रांसफार्मर के अंदर का ऑयल गर्म हो जाता है या बहुत ज़्यादा प्रेशर डेवलप होता है, तो उस कंडीशन के अंदर ये स्प्रिंग ऊपर की तरफ दबती है और यहाँ पर वाल्व खुल जाता है, जिससे ट्रांसफार्मर के अंदर का जो प्रेशर है वह बाहर की तरफ निकल जाता है। और जैसे ही ट्रांसफार्मर का प्रेशर डाउन होता है, उस कंडीशन के अंदर ये स्प्रिंग वापस से इसको नीचे की तरफ धकेल देती है, जिससे पीआरवी इनिशियल कंडीशन में आ जाता है। हमारा जो यह ट्रांसफार्मर है यह थोड़ा ओल्ड टाइप का है, इसीलिए इसके अंदर यहाँ पर एक लिमिट स्विच दिया हुआ है। यदि ये पीआरवी ऑपरेट होगा तो यह लिमिट स्विच भी ऑपरेट हो जाएगा और इसे मैनुअली आकर हमें रीसेट करना होगा। लेकिन आजकल के जो ट्रांसफार्मर आते हैं उसके अंदर यह लिमिट स्विच भी ऑटोमेटिक होता है। जब ट्रांसफार्मर के अंदर प्रेशर ज़्यादा बनता है तो यह लिमिट स्विच इसके साथ ऊपर चला जाता है और प्रेशर डाउन होने पर लिमिट स्विच नीचे आ जाता है, जिससे हमें बार बार आकर इसको रीसेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह जो लिमिट स्विच है यह थोड़ा ओल्ड टाइप का है। जब प्रेशर डेवलप होगा तो यह रोड बाहर आ जाएगी और लिमिट स्विच को पूरा ऑपरेट कर देगी और यह लिमिट स्विच वापस इनिशियल कंडीशन में नहीं आ पाएगा। और यदि इस लिमिट स्विच से हमने ट्रिपिंग ले रखी है तो उस कंडीशन में हम ब्रेकर को फिर से चार्ज नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि ट्रांसफार्मर के अंदर पीआरवी यानी प्रेशर रिलीफ वाल्व क्यों लगाया जाता है और यह किस तरीके से काम करता है। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि ट्रांसफार्मर के अंदर एनजीआर यानी न्यूट्रल ग्राउंडिंग रेजिस्टेंस कहाँ पर लगाया जाता है और इसका क्या उपयोग होता है। एनजीआर को एनईआर भी कहा जाता है। एनजीआर का फुल फॉर्म न्यूट्रल ग्राउंडिंग रेजिस्टेंस होता है और काफ़ी सारे लोग इसे एनईआर भी कहते हैं। इसका मतलब है कि न्यूट्रल अर्थिंग रेजिस्टेंस। न्यूट्रल ग्राउंडिंग रेजिस्टेंस को हम ट्रांसफार्मर के स्टार पॉइंट पर या फिर जनरेटर के स्टार पॉइंट पर लगाते हैं। जैसा कि आपको पता ही है, जो ट्रांसफार्मर होते हैं या फिर जनरेटर होते हैं और उनका जो स्टार पॉइंट होता है उसको हम अर्थ करते हैं। और जब भी हम बड़े ट्रांसफार्मर या फिर जनरेटर्स के स्टार पॉइंट को जब अर्थ करते हैं तो न्यूट्रल और ग्राउंड के बीच में यानी न्यूट्रल और अर्थ के बीच में हम रेजिस्टेंस लगा देते हैं, तो इसी को एनजीआर कहा जाता है। बेसिकली जो एनजीआर होते हैं वह ट्रांसफार्मर
और जनरेटर के प्रोटेक्शन के लिए यूज में आते हैं। अब ये ट्रांसफार्मर या फिर जनरेटर का प्रोटेक्शन किस तरीके से करते हैं वो भी हम समझ लेते हैं। मान लीजिए ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग के अंदर कोई फॉल्ट जनरेट होता है, तो फॉल्ट होने की कंडीशन में ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग है उसके अंदर बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होगा और करंट जो होगा वह न्यूट्रल के द्वारा बाहर की तरफ निकलेगा। और यदि न्यूट्रल को हम डायरेक्ट ग्राउंड से जोड़ देंगे तो उस कंडीशन में बहुत ज़्यादा करंट ग्राउंड में जाने लगेगा। इससे हमारे ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग है वह ख़राब हो सकती है, क्योंकि जो अर्थ है वह इलेक्ट्रिसिटी का बहुत अच्छा कंडक्टर है। उस वजह से करंट जो है वह अर्थ के अंदर ड्रॉ होता रहेगा और बहुत ज़्यादा करंट अर्थ में ड्रॉ होगा। उस कंडीशन से हमारी ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग है वो बहुत ज़्यादा हीट हो जाएगी, उसका इंसुलेशन वीक होने लगेगा। और यदि हम NGR लगा देते हैं, न्यूट्रल और अर्थ के बीच में हम एक रजिस्टेंस लगा देते हैं, तो रजिस्टेंस की प्रॉपर्टी आपको पता ही है। रजिस्टेंस इलेक्ट्रिकल करंट का अपोज करता है, यानी इलेक्ट्रिकल करंट जो फ्लो होगा उसका अपोज करेगा और अर्थ के अंदर जाने से करंट को रोकेगा। उस वजह से जो ट्रांसफार्मर के अंदर फॉल्ट जनरेट हुआ है, उस फॉल्ट का जो करंट अर्थ में जाने वाला था वह बहुत लिमिट कंडीशन के अंदर जाएगा। और यदि अर्थ के अंदर करंट कम फ्लो होता है तो उस कंडीशन में ट्रांसफार्मर के अंदर की जो वाइंडिंग है उसके अंदर भी करंट कम फ्लो होगा। और आपको पता ही है कि हीट का जो फॉर्मूला होता है वह H=I²RT होता है, यानी जितना ज़्यादा करंट फ्लो होगा उतना ज़्यादा टेम्परेचर राइज होगा। और ज़्यादा करंट ड्रॉ होने की वजह से ट्रांसफार्मर के अंदर की जो वाइंडिंग है वो हीट होगी, जिससे ट्रांसफार्मर की IR वैल्यू डिस्टर्ब हो जाएगी। इसी वजह से ट्रांसफार्मर के अंदर NGR लगाया जाता है, यानी रेजिस्टेंस को लगाया जाता है। उसके साथ ही न्यूट्रल के साथ एक सीटी भी लगाई जाती है। वो सीटी ये पता करती है कि ग्राउंड के अंदर कितना करंट जा रहा है और उसके अकॉर्डिंग वह ट्रांसफार्मर को ट्रिप करा देती है। यदि मान लीजिए ट्रांसफार्मर के थ्रू बहुत ज़्यादा करंट न्यूट्रल में जा रहा है, बहुत ज़्यादा करंट अर्थ में जा रहा है, तो यह सीटी उसको सेंस करेगी और ट्रांसफार्मर को तुरंत ट्रिप करा देगी, जिससे हमारा ट्रांसफार्मर सेफ रहेगा और उसकी IR वैल्यू भी डिस्टर्ब नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे कि ट्रांसफार्मर के अंदर NGR यानी न्यूट्रल ग्राउंडिंग रेजिस्टेंस क्यों लगाया जाता है और इसका क्या उद्देश्य होता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपके ट्रांसफार्मर से रिलेटेड काफ़ी सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसी तरह की वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके साथ ही इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।